amplifier with bypassed RE using PNP transistor, bypassed RE using PNP transistor is shown in below figure. A common emitter amplifier with bypassed RE with PNP transistor is shown in below figure. Calculate AI, comma AIS, comma RI, comma RI dash, comma AV, comma AVS, comma R0, and R0 dash, using approximate analysis. Assume HIE equal to 1.1 kilo ohm. Assume HIE equal to 1.1 kilo ohm and HFE equal to 50 and HFE equal to 50 ड्रॉ कर लिए सब लोग फिगर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने बोला है हम लोग को? इंटरनल वोल्टेज गेन भी कैलकुलेट करने बोला है, एक्सटर्नल वोल्टेज गेन भी कैलकुलेट करने बोला है, इंटरनल करंट गेन कैलकुलेट करने बोला है, एक्सटर्नल करंट गेन कैलकुलेट करने बोला है, इंटरनल आउटपुट इंपीडेंस, एक्सटर्नल आउटपुट इंपीडेंस, इंटरनल इनपुट इंपीडेंस, एक्सटर्नल आउटपुट इंपीडेंस, ठीक है। तो आपको 8 पैरामीटर कैलकुलेट करने बोला है यहाँ पे, ठीक है, 8 पैरामीटर कैलकुलेट करने बोला है, मगर हमको मालूम है कि हमारे लिए 4 ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम 4 कैलकुलेट करें तो बाकी 4 बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक। स्पेशल क्या है यहाँ पे कि जो ट्रांजिस्टर आप यूज कर रहे हो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग, क्या है ये आपके लिए पीएनपी ट्रांजिस्टर। जितनी मॉडलिंग हम लोग अभी तक परफॉर्म किए हैं, जितनी भी मॉडलिंग परफॉर्म की अभी तक हम लोग, वहाँ पे सब जगह हम लोग क्या यूज करते थे? एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते थे, ठीक है। तो हमको देखना है कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का इफेक्ट क्या आएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर होने से हमारे मॉडलिंग में क्या इफेक्ट आएगा। एक बात क्वेश्चन में और मेंशन्ड है कि आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ही करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे चेक वेक करने की जरूरत नहीं है, फिर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली बोल दिया है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो फिगर मेरे यहाँ पे बना हुआ है इसका मैं एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एसी इक्विवेलेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझको? डीसी सोर्स को 0 करना पड़ेगा। कितने डीसी सोर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? एक ही दिख रहा है, VCC माइनस VCC, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? ग्राउंड कर देते हैं, ठीक। तो उसको ग्राउंड करके एक फिगर स्टार्ट करता हूँ बनाना मैं। कैपेसिटर सारे क्या हो जाएंगे मेरे लिए? शॉर्ट सर्किट। तो क्या हो जाएगा? C मेरे लिए क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। अगर C शॉर्ट सर्किट तो ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक। तो ये बन गया मेरे लिए फिगर, यहाँ पे ये क्या हो गया मेरे लिए? शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। इधर से आ रहा है एक रजिस्टर, यहाँ इंटरनल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा मेरे लिए? शॉर्ट सर्किट सोर्स के साथ। तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट मेरे लिए, और ये बना मेरा सोर्स वोल्टेज VS, और यहाँ पे भी एक मेरे लिए जो कैपेसिटर है, कपलिंग कैपेसिटर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी हो जाएगा मेरे लिए क्या? शॉर्ट सर्किट, ठीक। तो ये भी हो गया मेरे लिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, ये हुआ शॉर्ट सर्किट। ये हो गया ग्राउंड मेरे लिए, ये हो गया ग्राउंड, ठीक। तो ये हो गया मेरे लिए 5 किलो ओम, ये हो गया मेरे लिए 100 किलो ओम, ये हो गया मेरे लिए 10 किलो ओम, ठीक। ये हो जाएगा मेरे लिए अगेन 10 किलो ओम। सोर्स इम्पिडेंस जो है मेरे लिए वो है 10 किलो ओम के बराबर, ठीक है। ये भी हो जाएगा मेरे लिए 10 किलो ओम के आसपास, ठीक। ऐसा फिगर बना मेरे लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है मेरा, ये अमीटर है, ये वाला पॉइंट मेरे लिए क्या है? अमीटर। ये वाला पॉइंट मेरे लिए क्या है? बेस। ये वाला पॉइंट मेरे लिए क्या है? कलेक्टर। कलेक्टर से मैं क्या ले रहा हूँ? अपने लिए आउटपुट ले रहा हूँ, ठीक है। ये फिगर दिखा सबको शॉर्ट सर्किट करने के बाद। अब देखो जो 100 किलो ओम लगा हुआ है ये वाला, इसका एक पॉइंट क्या है? बी। एक पॉइंट कहाँ कनेक्टेड है? ये मेरे लिए बी पे कनेक्टेड है। दूसरा पॉइंट कहाँ कनेक्टेड है? ग्राउंड पे, ठीक। इस 10 किलो ओम को देखो, एक पॉइंट कनेक्टेड है बी पे, दूसरा पॉइंट कनेक्टेड है ग्राउंड पे। अगर किसी दो रजिस्टर के दोनों टर्मिनल कॉमन होते हैं तो उसको हम लोग पैरेलल रजिस्टर बोलते हैं। अगर किसी दो रजिस्टर के दोनों टर्मिनल कॉमन तो क्या बोलते हैं? उसको हम लोग पैरेलल रजिस्टर बोलते हैं। मतलब क्या? 100 किलो ओम और 10 किलो ओम किसमें? पैरेलल में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 100 किलो ओम और 10 किलो ओम का पैरेलल देता हूँ और उनको एक ही सर्किट में एक ही रजिस्टर से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक। तो ये 100 किलो ओम यहाँ से
गायब हुआ मेरे लिए, ये 100 किलो ओम यहाँ से गायब, ठीक। और ये वाला रजिस्टर क्या हो जाएगा, 10 किलो ओम पैरेलल विद 100 किलो ओम, कितना आएगा ये 9.09 किलो ओम, ठीक। किया जाएगा आपके लिए 9.09 किलो ओम, ये हो गया मेरे लिए 9.09 किलो ओम के आसपास, यही आ रहा है कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पे, ठीक है। अब ये हो गया मेरे लिए 5 किलो ओम, ये एक्चुअली क्या है मेरे लिए, ये आरसी है, ये क्या है मेरे लिए आरसी है, लेकिन ये क्या है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में आपके लिए कलेक्टर रजिस्टर लोड की तरह बिहेव करता है। कहाँ लगा, ये कलेक्टर से ग्राउंड पे, तो उसको मैं कलेक्टर से ग्राउंड पे कनेक्ट कर देता हूँ, मतलब इस 5 किलो ओम को मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, ये कलेक्टर से ग्राउंड के बीच में कनेक्ट कर दिया मैं इस 5 किलो ओम को, ठीक। तो कलेक्टर से ग्राउंड के बीच में ये कनेक्ट हो गया मेरे लिए 5 किलो ओम। एक्चुअली ये क्या है मेरे लिए आरसी, ये क्या है मेरे लिए आरएल, ठीक है। तो लोड रजिस्टर और आरसी रजिस्टर टोटल मेरे लिए लोड बना रहे हैं आरएल डैश का। तो ये बना मेरे लिए क्या, एसी इक्विवेलेंट का फिगर। ये किसका फिगर है मेरे लिए, एसी इक्विवेलेंट का, ये है मेरे लिए एसी इक्विवेलेंट का फिगर, ठीक। ये एसी इक्विवेलेंट सर्किट का फिगर बना। यहाँ पे हम लोग V0 से आउटपुट ले रहे हैं, मतलब कलेक्टर से आउटपुट ले रहे हैं, और VS क्या है हमारा इनपुट सोर्स वोल्टेज है, ठीक। स्पेशल क्या है यहाँ पे, स्पेशल ये यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर लगा है NPN की जगह। अगर NPN की जगह होता तो बिल्कुल मैं यहाँ से आगे सॉल्व करना प्रोसीड कर देता है ना, जैसे मैं कन्वेंशनली सॉल्व करता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है मेरे लिए, NPN की जगह PNP लगा हुआ है। तो मुझे देखना है कि डिफरेंस क्या आएगा NPN और PNP में, ठीक है। तो अगर एक बेसिक फिगर की बात करूँ मैं ट्रांजिस्टर की, तो एक 3 टर्मिनल फिगर होता है ट्रांजिस्टर मेरे लिए, ठीक है। अगर एरो बाहर निकला होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं NPN, ठीक है। ये हो गया मेरे लिए N टर्मिनल, ये हो गया P टर्मिनल, ये हो गया N, ये हो गया मेरे लिए बेस, ये हो गया मेरे लिए कलेक्टर, ये हो गया मेरे लिए अमीटर। एक बेसिक मैं आपके लिए NPN का फिगर ड्रॉ किया, ठीक है। अगर इसमें मैं करंट की बात करूं, करंट के डायरेक्शन की बात करूं, तो ये होता है मेरे लिए IB का डायरेक्शन, ये होता है मेरे लिए IC का डायरेक्शन, और ये होता है मेरे लिए IE का डायरेक्शन। एक्चुअली जिस टर्मिनल में एरो बना होता है वही टर्मिनल क्या होता है मेरे लिए अमीटर टर्मिनल होता है, और अमीटर में जो एरो बना होता है वो करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ट्रांजिस्टर में सारे के सारे करंट उसी डायरेक्शन की तरफ फ्लो करते हैं। जैसे IC भी देखो इसी एरो की तरफ फ्लो कर रहा है, IB भी इसी एरो की तरफ फ्लो कर रहा है। ये क्या है मेरे लिए एक NPN ट्रांजिस्टर का फिगर, ठीक है। अब मैं ड्रॉ करता हूँ बाजू में एक PNP ट्रांजिस्टर का फिगर, मैं ड्रॉ किया एक PNP ट्रांजिस्टर, ये हो गया मेरे लिए PNP। तो ये टर्मिनल हो जाएगा मेरे लिए P, ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा मेरे लिए अगेन P, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे लिए कलेक्टर, ये हो जाएगा मेरे लिए बेस, ये हो जाएगा मेरे लिए एमीटर। PNP बोल रहा हूँ मतलब ये एरो बनेगा वहाँ पे ऐसा, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा मेरे लिए क्या एरो, ठीक है। तो सारे करंट यहाँ पे एरो के हिसाब से फ्लो होंगे। तो देखो ये IB का डायरेक्शन हुआ, ये हुआ मेरे लिए IC का डायरेक्शन, ये हुआ मेरे लिए IE का डायरेक्शन, ठीक है। किसका फिगर है, ये फिगर है मेरे लिए NPN ट्रांजिस्टर का, ये फिगर है मेरे लिए PNP ट्रांजिस्टर का। 2 फिगर ड्रॉ किया मैं आपके लिए। अब ट्रांजिस्टर से क्या इफेक्ट आने वाला है, आप दोनों ट्रांजिस्टर जब मैच करोगे तो आपको दिखेगा कि करंट के डायरेक्शन उल्टे हो गए, करंट के डायरेक्शन सारे के सारे उल्टे हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम लोग मॉडलिंग करेंगे इसकी तब क्या होगा, मॉडलिंग में भी सारे के सारे करंट के डायरेक्शन जो हम कन्वेंशनली ड्रॉ करते हैं वो अपोजिट हो जाएगा। बस इतना ही फर्क पड़ने वाला है आपका PNP ट्रांजिस्टर में, ठीक है। PNP ट्रांजिस्टर को बहुत कम जगह हम लोग यूज करते हैं एज अ एम्पलीफायर, इस कारण बहुत कम क्वेश्चन फ्रेम होते हैं PNP ट्रांजिस्टर के एज अ एम्पलीफायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम है आपके लिए, और एक क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम CS वीडियो में पूछा हुआ है, ठीक है। PNP ट्रांजिस्टर अगर क्वेश्चन आएगा CS वीडियो में तो यही क्वेश्चन आएगा, एक्जैक्टली एज इट इज यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको बस पता रहे कि डायरेक्शन चेंज हो जाता है करंट का, जैसा डायरेक्शन NPN में रहता है उसका जस्ट अपोजिट होता है आपके PNP में। जो भी करंट आप ड्रॉ करने वाले हो मॉडलिंग करते वक्त उस फिगर में, तो वहां पे वो सारे के सारे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। क्लियर। तो तीनों फिगर ड्रॉ करो, उसके बाद मैं करता हूँ उसकी मॉडलिंग, उससे निकालेंगे हम पैरामीटर्स। जितने भी आपके स्टैंडर्ड बुक लिखे हुए हैं ना वहाँ पे सब जगह क्या क्या हुआ है, NPN ट्रांजिस्टर को लेकर ड्राइव किए गए सारे पैरामीटर्स है ना। ऐसा नहीं होता कि अगर PNP ट्रांजिस्टर आएंगे तो पैरामीटर डिफरेंट रहेंगे, डिफरेंट कुछ नहीं होता, इक्वेशन सेम आता है, एट द एंड इक्वेशन आपका सेम आता है ना। इस कारण क्या NPN हो या PNP हो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप मॉडलिंग कर रहे हो, अगर आप मॉडलिंग से डिराइव कर रहे हो तो बस करंट के डायरेक्शन अपोजिट होंगे, है ना। और क्योंकि सारे करंट के डायरेक्शन अपोजिट होंगे इस कारण कोई फर्क नहीं पड़ता टुवर्ड्स द एंड, ठीक। पहले हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, इंटरनल पैरामीटर के एक्सटर्नल पैरामीटर, इंटरनल पैरामीटर कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नली क्या कनेक्टेड है, देखो आपके लिए एक VS सोर्स कनेक्टेड है 10 किलो ओम 9.09 किलो ओम, ठीक है, और एक 5 किलो ओम और 10 किलो ओम, ये सब क्या
एक्सटर्नली कनेक्टेड है आपके लिए फिगर में, है ना, एक्सटर्नली आपके लिए सब कनेक्टेड है। ठीक, हमको मॉडलिंग किसकी करनी है? हमको मॉडलिंग जो बीच में ट्रांजिस्टर बना हुआ है उसकी मॉडलिंग करनी है, और उस ट्रांजिस्टर में आरई मिसिंग है, उस ट्रांजिस्टर में आरई मिसिंग है, क्योंकि आरई क्या हो गया था आपके एमिटर बाईपास कैपेसिटर से शॉर्ट सर्किट हो गया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया था आपके लिए? आरई शॉर्ट सर्किट हो गया था। ठीक, अपने को क्या बोला है? अप्रोक्सीमेट मॉडलिंग करनी है, हमको क्या करना है? अप्रोक्सीमेट मॉडलिंग करना है। ठीक है, और हमको दोनों पैरामीटर भी दिए हुए हैं। दोनों पैरामीटर कौन से दिए हैं हमको? एक HI दिया हुआ है और एक HFE दिया हुआ है। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या स्टैंडर्ड जो होनी चाहिए, वैसे तो आपको पता होगा, अगर वैल्यू नहीं दी होती तो भी आप क्या करते? 1.1 किलो ओम पुट करते हो, और क्या करते हैं आप? दूसरा आपके लिए एक आप पुट कर देते हैं इसका HFE = 50। ठीक है, तो दोनों जो स्टैंडर्ड आप पुट करते हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वैल्यूज को याद करो, वो हम दूसरे पर्पज से याद किए हैं। मैक्सिमम टाइम गिवन रहता है, अगर गिवन नहीं है तो भी हमको याद रहेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ? सिर्फ ट्रांजिस्टर की मॉडलिंग करता हूँ ना। देखो अभी तक कि मैं कहीं मॉडलिंग नहीं किया था, अभी तक मैं 2 न्यूमेरिकल लिया था, दोनों में मैं मॉडलिंग को यूज़ नहीं किया था। मॉडलिंग को क्यों यूज़ नहीं किया था? क्योंकि मुझको नीड नहीं थी वहाँ पे, सब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट मुझको पता था। लेकिन यहाँ पे ये स्टैंडर्ड नहीं है, मेरा कन्वेंशन ब्रेक हो गया। मुझको एनपीएन के बारे में सब कुछ मालूम है, मुझको पीएनपी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। ठीक है, इस कारण मैं क्या कर रहा हूँ? पीएनपी आ गया, इस कारण मैं परफेक्टली मॉडलिंग कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनपुट में क्या बनेगा मेरे लिए? सिर्फ HI। इनपुट में क्या बनेगा मेरे लिए? सिर्फ HI। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लिया अपना HI। ठीक है, क्या है ये आपके लिए? कॉमन एमिटर है। ये क्या है आपके लिए? कॉमन एमिटर है। ठीक है, तो HI होता और उसके साथ क्या होता? HR × V2। वो तो शॉर्ट सर्किट वाला, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट मॉडलिंग कर रहे हैं। तो क्या बचा? सीरीज में रहता आपके लिए HI और HR × V2। तो V2 तो शॉर्ट सर्किट, तो एक ही एलिमेंट में से, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे HI करके ड्रॉ कर लिया इसको। ठीक है, ये टर्मिनल क्या होगा मेरे लिए? ये हो जाएगा मेरे लिए एमिटर टर्मिनल। ये टर्मिनल क्या होगा मेरे लिए? बेस टर्मिनल। ठीक, अब आता हूँ आउटपुट साइड में। आउटपुट साइड में क्या बनेगा मेरे लिए? ये हो जाएगा मेरा कलेक्टर टर्मिनल, ये हो गया मेरा कलेक्टर टर्मिनल। ठीक, ये हो जाएगा मेरा एमीटर टर्मिनल। ये हो गया बेस, ये एमीटर, ये कलेक्टर, ये एमीटर। ठीक, अब देखो वहाँ पे जो करंट सोर्स है ना, उसका मैं डायरेक्शन ड्रॉ नहीं किया अभी। उसका जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है उसका अपोजिट बनेगा यहाँ पे। उसका अपोजिट क्यों बनेगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की, एनपीएन की बात नहीं कर रहे हैं। एनपीएन के लिए टुवर्ड डाउनवर्ड्स बनता है, वो एनपीएन के लिए टुवर्ड डाउनवर्ड्स बनता है। लेकिन अगर पीएनपी रहेगा तो ये बनेगा डायरेक्शन ऐसा। सारे के सारे करंट सोर्स और सारे के सारे करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो पहला चेंज कहाँ दिखा हमको? मॉडलिंग में, करंट सोर्स में। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? यहाँ से HFE IB। ठीक है, HFE IB रहेगा इसका वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ से IB फ्लो होता था इस डायरेक्शन में जनरली, और यहाँ से IC फ्लो होता था इस डायरेक्शन में। याद है सबको, है ना? जनरली मतलब 2 पोर्ट करंट ड्रॉ करते मैं क्या बोला? हर एक करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, हर एक करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो जो मैं डायरेक्शन यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करता था आपके लिए IB का, है ना, ये मैं पहले ड्रॉ करता था, अब नहीं करूँगा, अब बनेगा अपोजिट। ठीक, तो अब क्या हो गया? ये अपोजिट। क्यों अपोजिट हो गया? क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो ये डायरेक्शन हुआ आपके लिए IB का, ठीक है, इसका डायरेक्शन हुआ आपके लिए IB का। ठीक, और सिमिलरली IC का डायरेक्शन भी चेंज होगा और ये बनेगा डायरेक्शन आपका IC का। ये बना आपका सिर्फ ट्रांजिस्टर का मॉडल। ये सिर्फ आपके इतने पार्ट की मॉडलिंग है, ये सिर्फ इतने पार्ट की मॉडलिंग है। इसके बाद जो कनेक्टेड उसको एज इट इज हम वहाँ पे कनेक्ट कर डालेंगे। ठीक है, तो इसके पास क्या कनेक्टेड था? एक VS था, यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा आपके लिए एक VS और उसका रेजिस्टेंस। तो ये कनेक्ट कर दिया मैं आपके लिए BS, और उसके साथ RS की वैल्यू कितनी है? RS की वैल्यू हुई आपके लिए 10 किलो ओम के आसपास। यहाँ पे एक और रजिस्टर आएगा जिसकी वैल्यू कितनी है? 9 किलो ओम। ठीक है, आउटपुट साइड में क्या कनेक्ट होगा? आउटपुट साइड में आपके लिए 2 लोड नेटवर्क कनेक्ट होगा। एक हो जाएगा आपके लिए 5 किलो ओम, ये हो गया आपके लिए, ये हो गया आपके लिए 5 किलो ओम। ठीक, ये क्या है एक्चुअली आपके लिए? RC है, ये आपके लिए RC है। इसके साथ लगेगा पैरेलल में यहाँ पे लोड, ये लगेगा आपके लिए लोड रजिस्टर, ये लग गया आपके लिए लोड। इसकी वैल्यू कितनी है आपके लिए? 10 किलो। ठीक है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा इसको मैं बोलूँगा आपके लिए आउटपुट वोल्टेज। इसको क्या बोलूँगा मैं आपके लिए? आउटपुट वोल्टेज V0। ठीक है, तो ये बना आपका परफेक्ट मॉडलिंग। समझ में आया हम कैसे किए यहाँ पे, है ना? बस सारे करंट के डायरेक्शन आपके लिए चेंज हो गए। जो करंट सोर्स था उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। रीजन क्या है इसका? पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो मतलब इतना कंफर्म है, अगर पीएनपी का क्वेश्चन आता है तो फिर आपको पता रहेगा कि इसके मॉडलिंग से बनेगा ये और चेंज होगा डायरेक्शन इसका। क्लियर? तो ये मॉडलिंग कर डाले हम लोग। इससे हमको सारे के सारे पैरामीटर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में हमको हिंट के लिए एक एरो भी बना हुआ है। जो एरो यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ मैं RI डैश का,
ये क्वेश्चन में बना हुआ था, है ना, ये एरो कहाँ बना हुआ था, क्वेश्चन में बना हुआ था, ठीक है। तो आर आई डैश आपके लिए क्या कर रहा है, 10 किलो ओम को इंक्लूड कर रहा है। आर आई डैश आपके लिए क्वेश्चन में 10 किलो ओम को इंक्लूड कर रहा है। अगर 10 किलो ओम को इंक्लूड कर रहा है तो वो 100 किलो ओम को भी इंक्लूड कर रहा होगा, क्योंकि 10 किलो ओम और 100 किलो ओम तो सेम टर्मिनल के बीच में लगे हुए हैं ना, इस कारण 10 किलो ओम को इंक्लूड कर रहे हैं वो एरो, मतलब 100 किलो ओम को भी इंक्लूड करता था। अगर इस फिगर में ड्रॉ करूं मैं तो यहाँ पे बनेगा मेरे लिए क्या, आर आई डैश, यहाँ पे बनेगा मेरे लिए आर आई डैश, ठीक। अब बताओ मेरे को लोड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। लोड करंट, अगर मैं बात करूं सिर्फ लोड करंट की, तो लोड करंट कहां पे ड्रॉ करने वाला हूं मैं, लोड करंट 10 किलो ओम में ड्रॉ करने वाला हूं। नीचे ड्रॉ करूंगा कि ऊपर ड्रॉ करूंगा, नीचे ही ड्रॉ करूंगा। लोड करंट में कोई चेंज नहीं होगा। लोड करंट तो ऐसा फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसी कारण तो लोड करंट बोलते हैं। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो नहीं आता तो फिर वो पोर्ट करंट हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, वो पोर्ट करंट हो जाएगा। तो इस फिगर में बात करूं तो इस फिगर में IB पोर्ट करंट है क्या, IB पोर्ट करंट नहीं है, माइनस IB पोर्ट करंट होता, ठीक है। पोर्ट करंट तो हमेशा डायरेक्शन से स्पेसिफाई करते हैं ना हम लोग, और लोड करंट को भी हमेशा लोग डायरेक्शन से स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं IB की वैल्यू को पॉजिटिव लिखना चाहता हूं, इस कारण मैं डायरेक्शन को अपोज किया हूं, ठीक है। इधर भी IC इसी कारण अपोज हुआ और ये वाला डायरेक्शन भी आपके लिए इसी कारण अपोज हुआ है, क्लियर। तो ये बना आपका पूरा परफेक्ट मॉडलिंग वाला फिगर। पहला काम करेंगे इसमें हम लोग करंट गेन कैलकुलेट करेंगे, ऐसा पूरा नोट कर लियो, ठीक है। मॉडल ड्रॉ करो। ड्यू टू PNP ट्रांजिस्टर, ड्यू टू PNP ट्रांजिस्टर डायरेक्शन ऑफ, ड्यू टू PNP ट्रांजिस्टर डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट and current source changes, direction of current and current source changes, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, AC parameters are unaffected, AC parameters are unaffected, AC parameters are unaffected, ठीक। नोट कर डाले सभी लोग। अब देखो, जब भी आपके पास कॉमन बेस आ रहा है या कॉमन करेक्टर आ रहा है तो आपको हमेशा वहां पे 3 ही पैरामीटर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कॉमन बेस आ रहा है तो वहां पे करंट गेन की वैल्यू यूनिटी होती है, अगर कॉमन करेक्टर आ रहा है तो वहां पे वोल्टेज गेन की वैल्यू यूनिटी होती है। अगर आपके पास कॉमन एमिटर आ रहा है मतलब आपको सारे के सारे चारों के चारों वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉमन एमिटर आपके लिए कैसा एम्पलीफायर होता है जो क्या करता है, आपके लिए सब कुछ एम्पलीफाई करता है, आपके लिए करंट को भी एम्पलीफाई करता है, आपके लिए वोल्टेज को भी एम्पलीफाई करता है, ठीक है। ये वाला मेरा ग्राउंड रहेगा, ये एमिटर टर्मिनल मेरे लिए क्या रहेगा, ग्राउंड रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग डालता हूं मैं यहाँ पे करंट गेन की, फर्स्ट हेडिंग डालता हूं मैं आपके लिए यहाँ पे करंट गेन, फर्स्ट हेडिंग डाला मैं आपके लिए यहाँ पे करंट गेन, ठीक है। क्वेश्चन में आपको 2 टाइप के करंट गेन मेंशन्ड है, एक है आपके लिए AI और दूसरा है आपके लिए AIS, ठीक है। तो वहाँ पे S का मतलब क्या है, AI मतलब इंटरनल करंट गेन, अगर AIS बोला है तो फिर वो सोर्स को भी इंक्लूड करने वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, AI आपके लिए इंटरनल करंट गेन है, AIS आपके लिए टोटल या फिर एक्सटर्नल करंट गेन है, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, AI बोला है और एक AIS बोला है। अब इस फिगर को ध्यान से देखते हैं हम लोग। मैं आपको 2 स्टेटमेंट लिखवाया, 2 स्टेटमेंट में क्या बोला मैं आपको कि PNP ट्रांजिस्टर की वजह से आपके करंट के डायरेक्शन चेंज होते हैं, आपके करंट के डायरेक्शन चेंज होते हैं, मगर AC पैरामीटर्स चेंज नहीं होते, मगर AC पैरामीटर्स कभी भी आपके लिए चेंज नहीं होते। सबसे पहला काम करता हूं मैं यहाँ पे इंटरनल पैरामीटर लिख के देखता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें इंटरनल पैरामीटर मतलब AI की वैल्यू लिख देता हूँ, इंटरनल करंट गेन की वैल्यू लिख के देखता हूँ, ठीक है। अगर इंटरनल करंट गेन की वैल्यू लिखना चाहूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा, इंटरनल करंट गेन मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, IB और IC रिस्पॉन्सिबल है, तो दोनों के रेशो को मैं बोल दूंगा करंट गेन, है ना, देखना IC बाय IB, IC बाय IB। अब देखो नॉर्मली क्या होता था, नॉर्मली देते हम लोग माइनस IC बाय IB, ठीक है। तो एक्चुअली में हम लोग का जो गेन वाला करंट है, जो आउटपुट साइड वाला करंट है, उसको हम लोग लोड के डायरेक्शन के हिसाब से स्पेसिफाई करते थे। उससे पहले क्या होता था आपके लिए, IC इधर अंदर की ओर फ्लो होता था, इस कारण मैं उसको माइनस IC से रिप्लेस करता था। लेकिन यहाँ पे जो लोड का डायरेक्शन है वही यहाँ पे IC का डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन जो इनपुट करंट होता था, जो डिनोमिनेटर में होता था मेरे लिए, जो डिनोमिनेटर में होता था वो क्या होता था, मेरे लिए पोर्ट करंट होता था। लेकिन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में IB लिखा हूँ ये पोर्ट करंट नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो IB लिखा हूँ वो पोर्ट करंट नहीं है, ये पोर्ट करंट बनेगा माइनस IB, ये बनेगा मेरे लिए पोर्ट करंट। तो यहाँ पे एक्चुअली माइनस साइन कहाँ लग रहा है, पहले भी यहाँ पे माइनस आता था, पहले भी यहाँ पे माइनस आता था, लेकिन पहले माइनस
IC की वजह से आता था, यहाँ पे माइनस IB की वजह से आ रहा है। इस कारण मैं बोला कि आपके करंट का डायरेक्शन बस चेंज होगा लेकिन AC पैरामीटर चेंज नहीं होंगे। आपके करंट का डायरेक्शन बस चेंज होगा लेकिन आपका AC पैरामीटर कहीं भी चेंज नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस आ गया। वो अलग बात है कि यहाँ पे IB की वजह से आया है, वहाँ पे IC की वजह से आता था। मतलब हमेशा NPN ट्रांजिस्टर में आपका माइनस साइन IC की वजह से आता था, PNP ट्रांजिस्टर में आपका माइनस साइन IB की वजह से आता है। क्लियरली, तो हमेशा आपको गेन लिखते टाइम क्लियर हो कि जो करंट हम लोग इनपुट में लेते हैं वो क्या होता है आपके लिए, 2 पोर्ट करंट होता है। जो करंट हम लोग आउटपुट में लेते हैं वो क्या होता है, लोड करंट होता है। ठीक है, तो हमेशा एक पोर्ट करंट का और एक लोड करंट का रेशो क्या होता है मेरे लिए, इंटरनल करंट गेन। उसके डायरेक्शन के हिसाब से मुझको यहाँ पे मैनिपुलेट करना है, बट अल्टीमेटली यहाँ पे माइनस साइन तो आ गया। ठीक है, तो माइनस IC बाय IB को एक अप्रोक्सीमेट मॉडलिंग में हम लोग क्या बोलते हैं, HFE बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, IC बाय IB हो जाएगा मेरे लिए HFE, माइनस यहाँ पे अलग से लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, माइनस HFE। तो इंटरनल करंट गेन की वैल्यू कितनी आई मेरे लिए, -50 50 के मैंने ना क्वेश्चन में। ठीक है, तो कितनी आ गई आपके लिए, -50। ये क्या है आपके लिए, इंटरनल करंट गेन। ये क्या है आपके लिए, इंटरनल करंट। तो रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, रिजल्ट आपके लिए चेंज नहीं हुआ है ना, लेकिन आपके करंट के डायरेक्शन मॉडलिंग में चेंज हो गया। आपके करंट के डायरेक्शन मॉडलिंग में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इंटरनल करंट गेन, इंटरनल करंट गेन। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, एक्सटर्नल करंट गेन। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है, AIS। क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है आपको, AIS। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपके लिए मेंशन्ड है AIS। अगर मैं AIS लिखना चाहूँ, है ना, अगर मैं AIS लिखना चाहूँगा तो यहाँ से एक करंट फ्लो होगा जो निकलेगा मेरे वोल्टेज से, ये क्या हो जाएगा IS। यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है लोड से वो क्या है आपके लिए IL। ठीक है, तो आप डायरेक्शन देखो दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए IL। ठीक है, IL लोड करंट है, बिल्कुल लोड करंट के कन्वेंशन को फॉलो कर रहा है, प्लस टू माइनस जा रहा है, माइनस साइन लगाने की कोई नीड नहीं है। अब IS को देखो, IS कैसा है आपके लिए, पोर्ट करंट के डायरेक्शन की तरह ही है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे माइनस साइन आने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, टोटल करंट गेन। ये क्या हो गया मेरे लिए, टोटल करंट गेन IS बाय IL। ठीक, मुझको AI पता है और AI क्या है, IC बाय IB ये भी पता है, ये क्या इंटरनल करंट है मुझको ऑलरेडी पता है, मुझको कितना टोटल करंट गेन। ठीक है, तो इसमें भी सेम स्टाइल फॉलो करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, आउटपुट में खड़े होंगे, ये आउटपुट क्या है मेरे लिए IL है, ये आउटपुट क्या है मेरे लिए IL है। ठीक है, IL से मूव करते हैं हम लोग IS की ओर। जब मैं IL से IS की ओर मूव करूंगा, 2 करंट मुझको मिलेंगे, एक होगा उसमें से IC, एक होगा उसमें से IB। ठीक है, तो रास्ते में 2 करंट मुझको मिल रहे हैं, तो दोनों को मुझको इस इक्वेशन में इन्वॉल्व करना है, दोनों को मुझको इस इक्वेशन में इन्वॉल्व करना है। ठीक, तो देखो इसको लिखता हूं मैं IL बाय IC इंटू IC बाय IB इंटू IB बाय IS। क्लियर, कुछ और चेंज करना है क्या यहाँ पे, आपको हर एक करंट का डायरेक्शन चेक करना है, हर एक करंट का डायरेक्शन चेक करना है। IL नो प्रॉब्लम, आउटपुट करंट है। IC क्या है आपके लिए, IC भी आपके लिए लोड करने की तरह बिहेव कर रहा है। IB को देखो, जो IB हम लोग लेके चल रहे हैं वो क्या है, माइनस IB, क्योंकि IB तो हमेशा पोर्ट करंट होता है ना, तो IB पोर्ट करंट थोड़ी है, माइनस IB पोर्ट करंट है। तो मैं क्या करूंगा, IB की जगह माइनस IB पुट करूंगा। वो अलग बात है, बाद में दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना, लेकिन आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, माइनस IB और माइनस IB वाला। क्लियर वो सबको, भले वो एंड में कैंसिल हो रहा है बट आपको दिखता रहे कि हाँ ये माइनस IB है, ये क्या है आपके लिए माइनस IB। अब इसमें से पता क्या है आपको, इसमें क्या पता है आपको, IC बाय IB पता है आपको, IC बाय IB आपको पता है। ठीक है, IL बाय IC आपको नहीं पता, IB बाय IS आपको नहीं पता, लेकिन इस नेटवर्क को ध्यान से देखो, ये हो गया आपके लिए IS और ये हो गया आपके लिए क्या IB। ठीक है, तो मैं करंट डिवीजन रूल की हेल्प से बहुत आसानी से IS और IB के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूँ, मैं IS और IB के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं IB का इक्वेशन लिखूँ, ठीक है, अगर मैं आपके लिए माइनस IB का इक्वेशन लिखूँ इनपुट नेटवर्क से, माइनस IB का, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए IS इंटू 9 पॉइंट अपॉन प्लस HIE, और उसकी वैल्यू कितनी है HIE की 1100 ओम्स। ठीक है, तो आपके लिए माइनस IB बाय IS कितना हो जाएगा 9.09 अपॉन 9.09 इंटू 1100, या आप
आई बी बाय आई एस को लिख सकते हो अपने लिए माइनस 9.09 अपॉन 9.09 प्लस 1100। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 9.09 भी किलो ओम में है और 1100 भी क्या है आपके लिए, सॉरी 1100 आपके लिए ओम में, तो इसको आप लिख लो 1.1। ठीक, अब इसको लेके आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो एक हमको मिल गया, क्या मिल गया मुझको, आई बी बाय आई एस मिल गया। आई सी बाय आई बी मुझको ऑलरेडी पता था, आई एल बाय आई सी मुझको निकालना है। आई एल बाय आई सी कहाँ से मिलेगा मुझको, आई एल बाय आई सी मिलेगा मुझको यहाँ से, मेरे आउटपुट वाले नेटवर्क से। देखो यहाँ पे सप्लाई कितना है आपके लिए, आई सी के बराबर है और यहाँ पे जा रहा है आई एल करेंट, तो मैं आपके लिए आई एल का इक्वेशन लिखता हूँ। आई एल का इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरे लिए, आई सी इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 10, तो आपको मिल गया आई एल बाय आई सी इक्वल टू 1 अपॉन 3। ठीक, ये मिल गया आपको आई एल बाय आई सी। ठीक, सब कुछ इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, सब कुछ यहाँ पुट करता हूँ मैं। तो आई एल बाय आई सी कितना आया मेरे लिए, आई एल बाय आई सी आ गया मेरे लिए 1/3, ये आ गया मेरे लिए 1/3। ठीक, आई सी बाय माइनस आई बी कितना आ रहा है, आई सी बाय माइनस आई बी आ रहा है मेरे लिए माइनस एच एफ ई मतलब -50 है ना, तो ये कितना आ रहा है मेरे लिए -50। ठीक, आई बी बाय आई एस, तो मेरे को आई बी बाय आई एस पता है एक नेगेटिव नंबर, लेकिन मुझको क्या चाहिए माइनस आई बी बाय आई एस चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो कितना हो गया ये मेरे लिए 9.09 अपॉन 9.09 प्लस 1.1, तो ए आई एस कितना आ रहा है मेरे टोटल बताओ, 14 माइनस आ रहा है 14.86। ठीक है, माइनस क्यों नहीं आ रहा है, आ रहा है माइनस, माइनस आएगा ना, यहाँ पे मैं माइनस आई बी बाय आई एस लिखा हूँ, यहाँ पे मैं आई बी बाय माइनस आई सी बाय आई बी लिखा हूँ। क्लियर, माइनस आई सी बाय आई बी ही -50 है। ठीक, तो यहाँ पे आएगा आपके लिए एक माइनस साइन। ठीक, ये हो गया आपका टोटल करंट गेन, ये हो गया आपका इंटरनल करंट गेन। टोटल करंट गेन हमेशा इंटरनल करंट गेन से छोटा नंबर होता है। क्लियर सबको, तो इसको आप मैनेज कर पाओ, इससे टफ करंट गेन निकालना कुछ नहीं आएगा। इससे टफ मतलब 3 वेरिएबल ही इन्वॉल्व रहेंगे और उसमें भी सिंपल है एकदम, आपको बस आउटपुट से इनपुट की तरफ मूव करना है और आपको सारे रिजल्ट इसी में मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक, 8 में से 2 कैलकुलेट हो गए मेरे ना, जो 8 पैरामीटर पूछा गया था उसमें से 2 पैरामीटर अपन कैलकुलेट करके देख लिए हैं, है ना। अब हम लोग करते हैं इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस की बात करते हैं हम लोग। ठीक, अगर इनपुट इम्पीडेंस की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे लिए एक आर आई बना हुआ है, आर आई डैश बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है मेरे लिए, ये मेरा एक्सटर्नल इनपुट इम्पीडेंस है। यहाँ से एक और अगर इनपुट इम्पीडेंस देखूँ मैं आर आई, ये हो गया मेरे लिए आर आई। आर आई की बात करूं तो आर आई की वैल्यू कितनी दिख रही है मुझको, आर आई की वैल्यू एक्जैक्टली एच आई के बराबर दिख रही है ना, क्योंकि आर आई क्या है मेरे लिए इंटरनल इनपुट इंपीडेंस। और वैसे भी अप्रोक्सीमेट मॉडलिंग यूज कर रहे हैं हम लोग किसमें, एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए इंटरनल इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू कितनी होती है, एच आई के बराबर होती है। ठीक है, तो जो आर आई मैं फिगर में मार्क किया हूँ, आर आई जो फिगर में मार्क किया हूँ वो किसके बराबर है, एच आई ई के बराबर है। एच आई ई के बराबर है मतलब कितना, 1100 ओम्स के बराबर है। ठीक, अब मैं वहां से देखता हूं आर आई डैश, अगर मैं आर आई डैश देखूं तो आर आई डैश क्या दिख रहा है आपको, 9.09 किलो ओम पैरेलल विथ आर आई। ठीक, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आर आई डैश हो जाएगा आपके लिए 9.09 किलो ओम पैरेलल विथ 1.1 किलो ओम। कितना आ रहा है आपके लिए, 0.98 ना, ये आ गया आपके लिए 0.98 किलो ओम। ठीक, जो यहाँ पे आर आई डैश बना हुआ है, जो यहाँ पे आर आई डैश बना हुआ है वो 10 किलो ओम को इंक्लूड नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है आपके लिए, 10 किलो ओम को इंक्लूड नहीं कर रहा। तो अगर मैं टोटल इनपुट इम्पीडेंस की बात करूँ तो यहाँ से देखूंगा मैं आपके लिए टोटल इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये टोटल इनपुट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा मेरे लिए, आर आई डबल डैश इक्वल टू आर आई डैश प्लस 10 किलो ओम, तो ये हो जाएगा आपके लिए 10.98 किलो ओम के आसपास। क्लियर हुआ सबको, तो इनपुट इम्पीडेंस निकालना थोड़ा सा आसान पार्ट था और हमेशा आपके लिए इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस कभी भी टफ नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन होगा अच्छा वो आपके लिए वोल्टेज गेन और करंट गेन पे फ्रेम्ड रहेगा। ठीक है, वोल्टेज गेन करंट गेन का अगर आपको आइडिया अच्छे से तो उसी पे फ्रेम्ड रहेगा वो। वी नॉट की तो देखो आप पूरा वी नॉट आपके लिए सेम है, पूरा का पूरा वी नॉट आपके लिए क्या है, सेम है। ठीक, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे लिए 2 वोल्टेज हैं। एक वोल्टेज तो मेरे लिए वी एस है और दूसरा वोल्टेज जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है मेरे लिए वी बी। ठीक, तो ये मेरे लिए कितना था 9.09 किलो और ये वोल्टेज था मेरे लिए वी बी। ठीक,
तो जो भी पैरामीटर कैलकुलेट कर रहा हूँ, पहले क्या कैलकुलेट करूंगा मैं आपके लिए, इंटरनल पैरामीटर कैलकुलेट करूंगा। अगर इंटरनल पैरामीटर की बात करूं मैं तो वो क्या होगा आपके लिए, ए वी इक्वल टू वी सी ई अपॉन वी बी ई। एक्चुअली आपका वी सी किसके बराबर है, वी नॉट के बराबर है, और वी बी तो आपके लिए वी बी। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमको वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना है। हमको वोल्टेज गेन का एक फॉर्मूला ये पता है, हमको एक वोल्टेज गेन का फॉर्मूला पता है सिंपल वाला। वो क्या होता है आपके लिए, ए आई इंटू आर एल अपॉन आर आई। ठीक है, इस बार उसको यूज़ नहीं करते हैं, इस बार उसको थोड़ा डिफरेंट ट्राई करते हैं ना, इस बार उसको यूज़ नहीं करते। अपने को अलग अलग मेथड पता रहे। ठीक है, तो मुझको क्या निकालना है, वी बी निकालना है और वी नॉट निकालना है। वी बी निकालना है और क्या निकालना है मुझको, वी नॉट निकालना है। ठीक है, अगर ध्यान से देखो आप फिगर को, तो आप वी बी की वैल्यू देखो, आप फिगर को देखो ध्यान से। वी बी क्या है आपके लिए, वोल्टेज अक्रॉस एच आई। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस एच आई। ठीक, तो अगर वी बी का इक्वेशन देखो ध्यान से मैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, माइनस आई बी इंटू एच आई। क्या हो जाएगा मेरे लिए, माइनस आई बी इंटू एच आई। ठीक है, तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, ए बी इक्वल टू वी बी की वैल्यू लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे लिए, माइनस आई बी इंटू एच आई। ठीक, अब मैं लेता हूँ वी सी को। मेरे लिए वी सी क्या है, जो मेरे लिए वी सी है वही मेरे लिए वी नॉट है। जो मेरे लिए वी सी है वही मेरे लिए क्या है, वी नॉट है। देखो यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा हुआ है, जिसकी वैल्यू क्या है, एच एफ ई आई बी। एक करंट सोर्स है, इसका वैल्यू क्या है, एच एफ ई आई बी। ठीक है, तो ये एच एफ ई आई बी जा रहा है, कहाँ जा रहा है मेरे लिए, 5 किलो ओम और 10 किलो ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जा रहा है। अगर मैं चाहूँ तो 5 किलो ओम और 10 किलो ओम का इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ। वो क्या आ जाएगा मेरे लिए, लगभग आ जाएगा मेरे लिए 10 इंटू 5 अपॉन 15, मतलब 50 अपॉन 15 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो मेरा वी नॉट आ रहा है, इसको ध्यान से देखना, जो मेरा वी नॉट आ रहा है इसको मैं लिख सकता हूँ एच एफ ई इंटू आई बी, करेंट इंटू रजिस्टेंस मतलब आर सी, पैरेलल विथ आर एल। ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है आपका, आई बी कैंसल, आई बी कैंसल। ठीक, क्या बचेगा आपके लिए, ए बी। यहाँ पे ए बी आपके लिए बच रहा है एच एफ ई इंटू आर सी पैरेलल विथ आर एल अपॉन एच आई ई। अब थोड़ा और ध्यान से देखो इसको, एच एफ ई का मतलब क्या होता है, ए आई। ठीक, आर सी पैरेलल विथ आर एल डैश, एच आई मतलब आर आई। तो वो फॉर्मूला, वही फॉर्मूला दोबारा बन गया आपके लिए। ठीक, लेकिन एक मेथड आपके लिए ये भी हो सकता है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऐसा कुछ अप्लाई होता है। आप, हाँ माइनस साइन आएगा, माइनस साइन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आप बिल्कुल इसको भी अप्लाई होता है। बाद में करंट गेन आपने नेगेटिव आएगा तो माइनस एच एफ ई भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं, कभी आपको हो सकता है कंफ्यूजन एग्जाम में कि आर एल ऊपर आएगा कि आर आई ऊपर आएगा, तो आपको जरूरत नहीं है उसके फॉर्मूले की, ना आप ऐसा भी इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू वगैरह पुट कर डालो, बताओ मुझको कितना आ रहा है, एच एफ ई का वैल्यू कितना है, -50। ठीक, इंटू आर सी कितना है मेरे लिए, आर सी है 5 और 10 है ना, तो 5 पैरेलल विथ 10 अपॉन एच आई मतलब 1100। बताओ सॉल्व करके ए बी कितना आ रहा है, 151 माइनस की प्लस 151.35 एक ही बात का। ठीक है, ये आ गया आपका इंटरनल वोल्टेज गेन। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई फॉर्मूला भूल जाओ तो आप ऐसा भी यूज कर सकते हो, है ना। ये हो गया क्या हम लोग के लिए, इंटरनल वोल्टेज गेन। क्या था हम लोग के लिए, इंटरनल। हम लोग का निकालना है एक्सटर्नल वोल्टेज गेन निकालना है। ठीक है, उसको भी एक बार ध्यान से देख लो, एक्सटर्नल वोल्टेज गेन कैसे निकलेगा। ऐसे देखो आउटपुट में फिगर बना हुआ है, तो जो आपके लिए वी नॉट है वही आपके लिए वी सी है, वी नॉट और वी सी बराबर है। ठीक है, तो मैं वी नॉट से वी एस की ओर मूव करता हूँ, मैं वी नॉट से वी एस की ओर मूव करता हूँ, तो बीच में मुझको एक ही वोल्टेज मिलेगा, वो क्या है मेरे लिए, वी बी। ठीक है, तो जो मेरा इक्वेशन है ए वी एस, एक्चुअली ए वी एस क्या होगा मेरे लिए, ये होगा मेरे लिए वी नॉट अपॉन वी एस। लेकिन जब मैं वी नॉट से वी एस की ओर आ रहा हूँ, जब मैं वी नॉट से वी एस की ओर आ रहा हूँ, तब क्या हो जाएगा आपके लिए, बीच में एक वोल्टेज मिलेगा वी बी ई का। मैं ऐसा लिख सकता हूँ वी नॉट अपॉन वी बी ई इंटू वी बी ई अपॉन वी एस। वी नॉट बाई वी बी की वैल्यू पता है, वी नॉट बाई वी बी की वैल्यू निकाला हूँ मैं यहाँ पे, है ना। वी नॉट बाई वी बी की वैल्यू कैलकुलेट किया था, ए बी तो पता है मुझको, -151.13 होता है। ठीक, वी बी और वी एस के बीच में अगर रिलेशन देखूँ मैं, वी बी और वी एस के बीच में अगर रिलेशन लिखना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा रिलेशन। यहाँ पे मैं वी बी कौन सा वोल्टेज है, इधर जो वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है वो वाला वोल्टेज है आपके लिए वी बी ई। ठीक, तो अगर वी बी देख रहा हूँ तो क्या होगा, 9.90 किलो ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है कि 9.09 पैरेलल विथ एच आई के अक्रॉस जो वोल्टेज है, बताओ पैरेलल लेंगे हम लोग, पैरेलल हम लोग लेंगे एच आई पैरेलल विथ
जो आपके लिए 9.09 किलो ओम है, उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है मेरे लिए 9.09 किलो ओम। मतलब मैं आर आई डैश के अक्रॉस जो वोल्टेज है, आर आई डैश क्या है आपने 9.09 और पैरेलल विथ एच आई, तो आर आई डैश के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही मेरे लिए क्या है वी बी। तो अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं आपके लिए वी बी ई का, तो वी बी ई क्या हो जाएगा मेरे लिए वी एस इंटू आर आई डैश अपॉन आर एस प्लस आर आई डैश। तो वी बी ई अपॉन वी एस इक्वल टू आर आई डैश अपॉन आर एस प्लस आर आई डैश। ठीक, तो पुट कर देता हूँ इस फॉर्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए -151.3 इंटू आर आई डैश अपॉन आर एस प्लस आर आई डैश। बताओ कितना आ रहा है एवीएस, आर आई डैश कितना था 0.98 ओम आया था, 0.98 किलो ओम निकाले थे अपन आर आई डैश, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है आर आई डैश 0.98 किलो ओम माइनस 13.47। ठीक, ये आ गया हमारा टोटल वोल्टेज। है ना, ध्यान से सुनना है ना, कभी आप क्वेश्चन कर रहे हो आपसे मिस्टेक हो जाए, कभी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपसे अगर मिस्टेक हो जाएगी तो देखना आप अगर इंटरनल करंट गेन में फेज शिफ्ट आ रहा है तो कंफर्म एक्सटर्नल करंट गेन में भी फेज शिफ्ट आएगा। अगर इंटरनल वोल्टेज गेन में फेज शिफ्ट आ रहा है तो एक्सटर्नल वोल्टेज गेन में भी फेज शिफ्ट आएगा। तो वही -+ की गलती हुई तो आप चेक कर सकते हो, है ना। और आपको आइडिया है कि हमेशा कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन में फेज शिफ्ट आता है, बाकी जगह फेज शिफ्ट नहीं आता है। क्लियर, नोट करो उसको। यहाँ पे इंटरनल आउटपुट इंपीडेंस कहाँ से देखूंगा मैं, इस पॉइंट से देखने वाला हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे लिए इंटरनल आउटपुट इंपीडेंस की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। स्टैंडर्ड रिजल्ट में क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे लिए इंटरनल आउटपुट इंपीडेंस आर नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। लेकिन ये क्या है आपके लिए इंटरनल। ठीक, रीजन क्या है, क्योंकि जब मैं करंट कैलकुलेट करूंगा इनपुट वाले नेटवर्क में तो इनपुट वाला नेटवर्क सोर्स फ्री नेटवर्क बन जाएगा, क्योंकि आपका ये वीएस भी हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, इस कारण आपका करंट का वैल्यू 0 आएगा, इस कारण आपके इंपीडेंस का वैल्यू इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, अब मैं बात करूँगा एक्सटर्नल आउटपुट इंपीडेंस की। ठीक है, तो एक्सटर्नल आउटपुट इंपीडेंस क्या हो जाएगा आपके लिए, यहाँ से जो देखूंगा मैं तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है 10 पैरेलल विथ 5 पैरेलल विथ इनफाइनाइट। ठीक है, तो टोटल क्या दिखेगा आपको, टोटल आउटपुट इंपीडेंस या फिर एक्सटर्नल आउटपुट इंपीडेंस 10 पैरेलल विथ 5 पैरेलल विथ इन्फिनिटी। कितना आ रहा है ये 3.33 किलो ओम। ठीक है, ये हो गया आपका क्या आर नॉट का वैल्यू, ये हो गया आपका एक्सटर्नल आर नॉट डैश कर लो। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सटर्नल आउटपुट इंपीडेंस। ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम डेटा के साथ पूछा गया है एक बार और। जब आपको वो आर नॉट निकालने नहीं बोला है, आपको वाई नॉट और वाई नॉट डैश निकालने बोला है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, वाई नॉट को 0 पुट करोगे और इसमें 1/3.33 किलो। ठीक है, तो आपको बस यूनिट को देखना है। ठीक, तो ये 3 जो न्यूमेरिकल दिखाया आपको मैं, CSP2 के फेवरेट न्यूमेरिकल है ना। हर बार आपको ये 3 न्यूमेरिकल सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर में पूछता है। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का। अभी तक हम लोग मिलर थ्योरम का एप्लीकेशन नहीं देखे हैं। ठीक है, मिलर थ्योरम का एप्लीकेशन जब आएगा तो वो थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन होगा, वहाँ पे अजम्पशंस आएंगे मिलर थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, है ना। तो आपको मिलर थ्योरम के साथ भी सॉल्व करते आना चाहिए, मिलर थ्योरम के बिना भी सॉल्व करते आना चाहिए, एग्जैक्ट एनालिसिस के लिए भी सॉल्व करते आना चाहिए और अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के लिए भी सॉल्व करते आना चाहिए मिलर थ्योरम के क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, उसको ही हम लोग चारों मेथड से सॉल्व करेंगे। एक बार एग्जैक्ट एनालिसिस विद मिलर थ्योरम, एक बार एग्जैक्ट एनालिसिस विदाउट मिलर थ्योरम, अगले बार हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट एनालिसिस विद मिलर थ्योरम, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस विदाउट मिलर थ्योरम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है,